हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के वीडियो में हम लोग समिति वाला हिस्सा देखेंगे। देखिए वीडियो नंबर 21, ठीक है। वीडियो नंबर 21 में मैंने समिति का बताया था कितने प्रकार की समितियां होती हैं, कौन किस तरीके की होती है, कितने प्रकार की होती है, वो सब मैंने बता दिया था। उसमें 15-16 मिनट का लगभग ये वीडियो है। उसमें टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उसके बाद का वीडियो उसमें अटैच नहीं हो पाया था। मतलब उसके बाद जो समिति को मैं डिटेल में बताऊंगा बोला था 3 ठो समिति को, वो उसमें नहीं रह पाया है, ठीक है। तो मैं उसको आज के वीडियो में उसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो के साथ इसका नोट्स बनाइएगा, ठीक। तो उस वीडियो के साथ इसका नोट्स बनाइएगा और ये 3 समिति जो मैं आज बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको नोट करके हुए चलना है और उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। बाकी समितियों का जो छोटा छोटा बेसिक आपको याद रखना है कि काम क्या क्या होता है, वो आपको मैंने उस वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग 3 इंपॉर्टेंट समिति के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट समिति। एक प्राक्कलन समिति, एक लोक लेखा समिति और एक सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। 3 समिति होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल इसी में से पूछता है, इन 3 समितियों से। बाकी समितियों का नाम याद रखिए रहेगा, छोटा छोटा मैंने जो बताया वो सब याद रखे रहेगा, उससे आप क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये तीनों समिति को आपको पूरा काम याद रखना है, कैसे कैसे चुनाव होता है, कौन कौन रहते हैं, ये सब पूरा अच्छे तरीके से इसमें आपको याद रखना है और याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 3 समितियों से बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्राक्कलन समिति, ठीक है। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति जो होती है, ठीक है, प्राक्कलन समिति को सतत किफायत समिति भी कहा जाता है। सतत किफायत समिति कहा जाता है, ठीक है। प्राक्कलन समिति का दूसरा नाम क्या है? सतत किफायत समिति है। ये केवल लोकसभा की समिति होती है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, केवल और केवल लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इसकी सदस्य संख्या 30 होती है। टोटल नंबर ऑफ सदस्य कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और ये 30 सदस्य जो होते हैं वो केवल और केवल लोकसभा के होते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते, ठीक है। अब जो चुनाव होता है इन सदस्यों का, किसका चुनाव? ये जो सदस्य होते हैं 30 सदस्य, उनका चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा के सदस्य अपने बीच से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इन सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है। ये जो पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, हम लोगों ने सबसे फर्स्ट वीडियो में जो मैंने बताया था, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए, जो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिए। फर्स्ट नंबर के वीडियो में जब राष्ट्रपति का चुनाव मैंने एक्सप्लेन किया, तो पूरी तरीके से इसको, इस पद्धति को मैंने एक्सप्लेन किया है। आप उसमें जाके आप लोग इस पद्धति को समझ सकते हैं कि इसका कैसा होता है, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, हर साल चुनाव होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। तो प्रतिवर्ष हर साल चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा सदस्यों का इसके चुनाव होता है। 30 सदस्यों का चुनाव, और लोकसभा के सदस्य के बीच से ही होता है, वही लोग उसमें वोट डालते हैं, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो वो लोकसभा का समिति है, इसका चुनाव हर वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक, ये समझ गए आप लोग। अब इसका कार्यकाल कितना वर्ष रहता है? सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का रहता है। इसका मंत्री कोई भी सदस्य नहीं होता। मंत्री, इसको आप डिटेल में लिखिएगा, ठीक है, अलग से पॉइंट डाल के। कोई भी सदस्य, कोई भी मंत्री जो रहता है वो प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता। गैर मंत्री सदस्य हो सकते हैं, मंत्री जो रहेगा इसका सदस्य नहीं रहेगा। भाई इसको काम क्या करना है? जाँच करना है। जो बजट पारित होता है उसका, ठीक है, उसके बाद जो सही तरीके से खर्च हुआ कि अपन काम देखेंगे इसका, तो जांच करना है। तो भाई मंत्री रहेगा तो उसकी गलतियों को कैसे निकालेगा? तो मंत्री सदस्य नहीं होते हैं इसमें, बाकी सदस्य लोग गैर मंत्री सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? देखिए यहाँ पे मैंने जो चुनाव बताया है वो सदस्यों का चुनाव है, ठीक है ना। जो इसके समिति का अध्यक्ष रहता है, अध्यक्ष, उसका चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो रहता है, लोकसभा अध्यक्ष, वो लोकसभा के सदस्यों के बीच से कोई भी एक सदस्य को, कोई भी एक लोकसभा सदस्य को चुन लेता है और उसको अध्यक्ष बना देता है। तो अध्यक्ष को क्या, अध्यक्ष जो है वो पूरी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष को के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको चुनेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो रहता है वो लोकसभा सदस्यों में से ही प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का चुनाव करता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों से ही, जो लोकसभा का, जो प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष है वो सत्ताधारी दल का ही होना चाहिए। जो सत्ताधारी दल है, मतलब जो मेजॉरिटी है जिस दल की, जैसे कि अभी बीजेपी का है, तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो रहते हैं लोकसभा सदस्यों में से चुनाव करते हैं, जो सत्ताधारी दल का ही होना चाहिए। जरूरी है, ये सत्ताधारी दल का ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कार्य क्या होता है इस समिति का, प्राक्कलन समिति का। बजट का सूक्ष्म अध्ययन करती है, ठीक है। जो प्राक्कलन समिति है वो बजट जब प्रस्तुत हो जाता है तब इसका गठन होता है,
ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, बजट प्रस्तुत हो गया। बजट के प्रस्तुत होने के बाद ये समिति गठित होती है और उसके बाद बजट का अध्ययन करती है। उस ये देखती है कि बजट का जो बजट के अनुरूप, जैसे कि मान लो जाए 25,000 करोड़ रुपए किसी मनरेगा पर दिया गया, मान लो जाए 25,000 करोड़ रुपए मनरेगा पर खर्चा किया गया। बजट में ऐसा प्रावधान किया गया कि इस साल 25,000 करोड़ रुपए मनरेगा पर खर्च किया जाएगा। तो ये इसका फिर अध्ययन करेगी। बजट प्रस्तुत हो गया, अब इसको देखेगी कि जो ये 25,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है, ये वास्तविक में इतने ग्राउंड लेवल पे इतने पैसे की ज़रूरत है या नहीं है। अगर कहीं इसको लगेगा कि ग्राउंड लेवल पे 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज़रूरत है, तो ये सिफारिश करेगी किसको, फिर लोकसभा को सिफारिश करेगी कि भाई इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, या इससे कम पैसे की ज़रूरत अगर रहेगी तो ये फिर सिफारिश करेगी कि इससे कम पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसकी सिफारिश को अगर कहीं मान लिए संसद तो ठीक है, लोकसभा में मान लिए तो ठीक है, वो बजट में प्रावधान आ जाएगा, बढ़ा घटा के फिर उसको संशोधित कर देंगे। और नहीं माना तो भी कोई मानना बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि ये जो प्रावधान देगा, ये जो सिफारिश करेगा उसको एक तो मानना बाध्यकारी नहीं है, दूसरा इस पर चर्चा नहीं होती है, ये जो सिफारिश करता है उस पर। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। तो क्या होता है, ये पहला नंबर क्या लिखा है, बजट का सूक्ष्म अध्ययन करती है। बजट का अध्ययन करेगी कि भाई जो जिस मद पे बजट पे क्या रहता है, अलग अलग सेक्टर्स पे कितने कितने खर्च करेंगे, इस साल कितना खर्च होगा, वही तो लिखा रहता है उसमें। तो बजट को अध्ययन करेगी और देखेगी कि ये जो रहता है वो इस तरीके से, मतलब जो पारित किया गया है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद ये भी देखेगी, उसके बाद एक तो इस चीज़ का सिफारिश करती है कि इतने पैसे की ग्राउंड लेवल पे ज़रूरत है कि नहीं है, कम की ज़रूरत है या ज़्यादा की ज़रूरत है। ये भी सिफारिश करती है कि मतलब कि सुझाव देती है इस बात का कि कम खर्चे में, किस तरीके से कम खर्चे में आप कोई अच्छी योजना चला सकते हैं। मतलब कम खर्चे में एक अच्छा, कम पैसा खर्च करके किसी चीज़ को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, किसी योजना को, किसी पॉलिसी को। इस चीज़ की भी ये करती है। तो बजट का सूक्ष्म अध्ययन करेगी। दूसरा, वित्तीय प्रशासन में मितव्ययिता, कुशलता और दक्षता एवं वैकल्पिक नीति की सिफारिश करती है। देख, मितव्ययिता मतलब क्या होता है, कम पैसे खर्च करना। जो मितव्ययी व्यक्ति कौन होता है, जो कम पैसे खर्च करता है वो मितव्ययी व्यक्ति होता है। तो ये देखती, ये इस चीज़ की सिफारिश करती है कि कैसे कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। किसी भी योजना पे मान लो जब 20,000 करोड़ रुपए का 200 करोड़ रुपए का एक ब्रिज बन रहा है, तो ये इस चीज़ की सिफारिश करेगी कि कैसे उस चीज़ को कम से कम पैसे में आप अच्छा से अच्छा ब्रिज बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मतलब ये क्या करेगी, संसद को कम से कम पैसे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट देने का प्रयास करती है। ठीक है, इसी की सिफारिश करती है कि आप कम से कम पैसा खर्चा करके कितना ज़्यादा अच्छा पब्लिक को फ़ायदा दे सकते हैं। इसी चीज़ की सिर्फ सिफारिश करती है। तो मितव्ययिता मतलब वही हो गया, कुशलता, इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव हो सके वो कोई भी चीज़ जो पैसा खर्चा किया जा रहा है किसी भी योजना पे, वो ज़्यादा प्रभावशाली किस तरीके से बन सकती है उसकी सिफारिश करेगी। और दक्षता, पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल को बढ़ाएगी, उसकी क्षमताओं को बढ़ाएगी कि भाई किसी चीज़ पे खर्च हो रहा है तो उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से उसको खर्च किया जा सकता है। वही सब चीज़ है ये। ठीक है, उसकी सिफारिश करती है। तीसरा, ये देखिए, 100 परीक्षण के समान इसका काम होता है। क्यों 100 परीक्षण के समान इसका कार्य, देखिए यहाँ 3rd पॉइंट पे आप लिखिएगा, इसका कार्य 100 परीक्षण के समान होता है, क्योंकि ये बजट के प्रस्तुत हो जाने के बाद गठित की जाती है। तो ये बजट जब बनाया जाता है तो ये कोई सिफारिश नहीं कर सकती। जब बजट प्रस्तुत हो जाता है तब ये कोई चीज़ की सिफारिश करती है कि भाई इतना पैसा जो आप लगाए हो, इतना पैसा जो इस सेक्टर पे खर्च किया गया है वो कम है या ज़्यादा है। तो बजट के प्रस्तुत होने के बाद गठित हो रही है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, 100 परीक्षण के समय कार्य। व्यक्ति मर गया है तब, मतलब बजट प्रस्तुत हो गया है तब इसका गठन किया जा रहा है, इसलिए इसका कार्य क्या होता है, 100 परीक्षण के समान होता है। ठीक है, और इसको कैग, भारत के कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भ्रष्टाचार की जांच करता है, उसकी सहायता नहीं मिल पाती इसको। तो यहाँ पे लिखिएगा आप 3rd पॉइंट में, इसका कार्य 100 परीक्षण के समान होता है। ये बजट के प्रस्तुत हो जाने के बाद गठित होती है, इसलिए इसका कार्य 100 परीक्षण के समान होता है। अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, इसे कैग की सहायता नहीं मिल पाती है। ठीक है, इसके प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं होती। ये जो भी सिफारिश करेगी ये समिति, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। और सदन के नियम के तहत गठित है। ये संविधान में इस समिति का कोई उल्लेख नहीं है, सदन के नियम के तहत गठित की गई है। तो आवश्यकता अनुसार सदन के नियम के तहत इसका गठन किया गया। ये सवाल एक बार पूछा है कि ये उस ऑप्शन में दिया हुआ था कि प्राक्कलन समिति संविधान में इसका उल्लेख है करके, इसका उल्लेख नहीं है। ये सदन के नियम के तहत गठित समिति, जितना भी बताया सब क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये जो इसका जो कार्य है 3 ठो, ये अच्छे से याद रखना। तो इसका काम क्या है, सिफारिश करना, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा
प्रभावशील बनाया जा सके, किसी योजना को किसी कम पैसे में क्या किया जा सके, किसी अच्छे सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फ़ायदा हो, इस तरीके की चीज़ों को कम पैसे में ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, इस चीज़ की सिफारिश करती है ये समिति। ठीक, तो ये प्राक्कलन समिति आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, तो अब देखते हैं अपन लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सदस्य जो रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में अभी के टाइम पे है। जब आप ये वीडियो देखेंगे, बाद में अगर देखेंगे तो इसको मत मानिएगा, आप उस समय सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा या देख लीजिएगा कि उस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अभी वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब ये जो लोक लेखा समिति होती है इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की समिति होती है। इन दोनों में अंतर करके समझिएगा। प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा की समिति, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो पूरे लोकसभा के होते हैं, लेकिन लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। टोटल सदस्य की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। टोटल सदस्य संख्या 22, लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य, मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों की समिति होती है। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 1 वर्ष। हर साल फिर से नए सदस्यों का चुनाव होता है। मंत्री, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। ठीक, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसी के समान पूरी तरीके से। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच से समिति के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं पूरा लिखा नहीं हूँ। जो कि केवल विपक्षी दल का ही होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या बताया था? प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष है, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, देखिएगा। प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष है वो केवल ठीक है सत्ताधारी दल का ही होना चाहिए, जो इसकी मेजॉरिटी है लोकसभा में उसका होना चाहिए जो अध्यक्ष है वो। लेकिन लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्ष का होना चाहिए। जो अधीर रंजन चौधरी है वो कांग्रेस के सांसद हैं। ठीक है, कांग्रेस के सांसद है, तो विपक्षी दल का ही होना चाहिए। और बाकी अध्यक्ष के चुनाव का प्रोसेस वही है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से चुनता है। ठीक, याद रखिएगा, जो अध्यक्ष है वो केवल लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही चुना जाएगा, लेकिन जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं इसमें। लेकिन प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों के अध्यक्ष केवल लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही चुने जाएंगे। राज्यसभा के सदस्य को किसी को भी उठा के अध्यक्ष नहीं बना सकता। लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही लोकसभा अध्यक्ष का, इसके समिति के अध्यक्ष का चुनाव होगा, दोनों समिति के। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? देखिए, पहला, कैग के प्रतिवेदन की जांच करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग क्या करता है? भ्रष्टाचार की जांच करता है कि भाई जो स्वीकृत खर्च है ना, जो सदन के द्वारा खर्च, जैसे कि मान लो जाए 25,000 करोड़ रुपए मनरेगा पे खर्च किया गया था, बजट पे स्वीकृत किया गया था, तो वो 25,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसकी जांच कौन करता है? कैग करता है। कैग के बारे में अपन डिटेल पूरा पढ़ चुके हैं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। कैग के बारे में फिर से नहीं बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो वो भ्रष्टाचार की जांच करता है और कैग अपना प्रतिवेदन किसको देता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। कैग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति उसको किसके रखवाएंगे? संसद के पटल पे रखवाते हैं राष्ट्रपति। और संसद पे जब राष्ट्रपति उसको रखवाते हैं तो जो प्रतिवेदन रहता है कैग की, उसकी जांच कौन करता है? जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है। ठीक है, तो कैग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगा, रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा। उस रिपोर्ट को जो संसद में राष्ट्रपति रखवाया उसकी जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कैग के प्रतिवेदन की जांच करती है। उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट लोक लेखा समिति किसको सौंपेगी? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। तो इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें पूछता है कि कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो इस सीक्वेंस को अच्छे से समझ के याद करिएगा आप, और इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। इस सीक्वेंस बार बार पूछता है। ठीक है, तो बहुत बार पूछ चुका है, तो ये सीक्वेंस को आप याद रखिएगा। पहला कार्य क्या है? कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना। दूसरा, विनियोग लेखा और वित्त लेखा की जांच करना। इसके कार्य किसका? लोक लेखा समिति का काम होता है विनियोग लेखा और वित्त लेखा की जांच करना। विनियोग लेखा क्या होता है? धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों को मिला के विनियोग विधेयक बनता है। तो विनियोग विधेयक से मतलब नहीं, यहाँ पर विनियोग लेखा से मतलब है। विनियोग लेखा के तहत क्या होता है? संसद द्वारा स्वीकृत खर्च की तुलना वास्तविक खर्च से की जाती है। ठीक है, विनियोग लेखा के माध्यम से क्या होता है? जो संसद द्वारा स्वीकृत खर्च है, ठीक है, वास्तविक में उतना खर्च ग्राउंड लेवल पे हुआ है कि नहीं, उसकी जांच विनियोग लेखा के माध्यम से की जाती है। ठीक है, दूसरा वित्त लेखा, तो जितना आया है सरकार को, जितना प्राप्ति हुआ है टैक्स वगैरह से,
और जितना खर्च हुआ है, ये सब की जांच वित्त लेखा के माध्यम से की जाती है। ठीक है, जितना इनकम और आउट, जितना खर्च, वो सब चीज़ को की जांच, कितना आया कितना गया, ये सब की जांच वित्त लेखा के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो विनियोग लेखा और वित्त लेखा की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति करती है। नंबर 3, अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता की जांच। अपव्यय मतलब फालतू का खर्च, भ्रष्टाचार तो ये तो पता ही है आपको, भ्रष्टाचार और अकुशलता की जांच, ये भ्रष्टाचार का जांच करता है लोक लेखा समिति। ये केवल क्या करेगा? प्राक्कलन समिति सिफारिश करेगा किसी अच्छे काम को करने के लिए, कम से कम पैसे में ज़्यादा इफेक्टिव काम हो सके, उसकी सिफारिश। अब ये जो हो गया काम, तो भ्रष्टाचार की जांच करता है। ठीक है, अकुशलता की जांच। चौथा, सरकारी धन संसद के निर्णय के अनुरूप खर्च हुआ है कि नहीं, कोई जो संसद स्वीकृत किया गया था, वो जितना स्वीकृत किया गया था उसके अनुरूप खर्च हुआ है या नहीं, कम थोड़ी खर्च हुआ है, इस तरीके की चीज़ों की जांच लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति जुड़वा बहनें कहलाती है, क्योंकि ये दोनों मिल के काम करती है। मतलब ये सिफारिश करेगा और ये उसकी जांच करेगा, तो ये दोनों मिल के काम करती है, इसलिए लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति जुड़वा बहनें कहलाती है। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? जैसे इसके सदस्यों का चुनाव होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा सदस्य अपने बीच से इसके सदस्यों का चुनाव करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, अध्यक्ष केवल लोकसभा का होता है। तो ये दोनों समिति, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं अपन, एक समिति बचा सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति की अध्यक्ष अभी मीनाक्षी लेखी है। ठीक, तो इसमें देखिए, ये जो समिति है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों की समिति है। ये भी, इसका बहुत सारा काम जो होता है वो लोक लेखा समिति से मिलता जुलता है। ठीक है, ये 22 सदस्य होते हैं इसमें टोटल, उसमें भी 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, इसमें भी सेम है। चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के सदस्य अपने बीच से चुनाव करते हैं। जो सार्वजनिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा सदस्यों का चुनाव एक सेम होता है। अध्यक्ष का चुनाव सेम होता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो रहता है, ठीक है, वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुनता है, इसका चुनाव करता है। ठीक, ये अध्यक्ष का चुनाव भी सेम है। इसका काम बस थोड़ा अलग है, बस काम को आपको देखना है, बाकी सब चीज़ जो है वो सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव वो सेम तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका काम को देखिए। सार्वजनिक उद्यम, इसका नाम भी सार्वजनिक उपक्रम समिति है। सार्वजनिक उद्यम पब्लिक सेक्टर के प्रतिवेदन एवं लेखा की जांच करता है। सार्वजनिक उद्यम के प्रतिवेदनों एवं लेखाओं की जांच करता है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर है तो उसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति गठित की जाती है। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है ओएनजीसी, एचपीसीएल, आईओसीएल है ना, तो वो सब चीज़ें जो सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है उसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने का काम सार्वजनिक उपक्रम समिति के द्वारा किया जाता है। तो ठीक है, वो प्रतिवेदन और लेखा की जांच। दूसरा, सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन की कुशलतापूर्वक किए जाने की जांच। ये वही है कि वहाँ सही तरीके से गवर्नमेंट के पैसे का खर्च किया जा रहा है कि नहीं, वहाँ कोई भ्रष्टाचार थोड़ी हो रहा है, उसी की जांच करती है। ठीक है, ये किस चीज़ का जांच नहीं करता, इसको देखिए आप। तो सरकारी नीति से जुड़े मामले जो सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित नहीं हो, पब्लिक सेक्टर के अलावा कोई चीज़ का मामला है, तो उसके भ्रष्टाचार की जाँच लोक लेखा समिति करेगी, इसका काम तो वो है नहीं। तो यही है सरकारी नीति से जुड़े मामले जो सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित न हो, उसकी जांच ये नहीं कर सकती। दूसरा, दैनंदिन प्रशासन, जो पब्लिक सेक्टर की जो काम है, दिन पर डे काम कैसा हो रहा है, पर डे कैसा खर्चा हो रहा है, उसका जांच नहीं करेगा। ये एक टाइम ड्यूरेशन पे उसका जांच करता है। तो दैनंदिन प्रशासन के संबंधित मामले की जाँच नहीं करता ये। तीसरा, विशेष प्रावधान के तहत कोई मशीनरी स्थापित की गई है और इसके तहत कोई पब्लिक सेक्टर स्थापित किया गया, स्पेशल प्रोविज़न, कोई प्रावधान के तहत है ना, कोई प्रावधान किया गया और उसके तहत कोई मशीनरी स्थापित की गई है, कोई पब्लिक सेक्टर की स्थापना की गई है, कुछ समय के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं किया गया है, तो उसका जांच नहीं करता ये। ठीक है, तो विशेष प्रावधान के तहत कोई मशीनरी स्थापित की गई है, और इसको पूरा लिखेगा आप, इसके तहत कोई सार्वजनिक उद्यम की स्थापना की गई है, तो उसकी जाँच जो है वो सार्वजनिक उपक्रम समिति नहीं करती है। विशेष प्रावधान के तहत कोई अगर पब्लिक सेक्टर गठित किया गया है, जो बनाया गया है, तो उसकी जांच ये नहीं करती। और मैक्सिमम 10 से 12 मामले से अधिक की जांच नहीं कर सकती है। ठीक है, एक समय पे केवल 10 से 12 मामले की जांच कर सकती है, उससे ज़्यादा मामलों की जांच का करने का इसको अथॉरिटी या पावर्स इसके पास नहीं है। इसका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसके पहले 2 समिति बताया हूँ वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑप्शन में इसका भी रहता है, तो इसको भी समझ के चलिएगा। ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, चुनाव और अध्यक्ष वगैरह सदस्य वगैरह सब सेम रहते हैं इसमें, इसका कार्य बस थोड़ा सा अंतर है, इसको समझ के चलिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।